हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना केवल क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि नीट और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए बोनस का काम करेंगे। पर अगर आप इसको इग्नोर करते हैं इस चैप्टर को, या इसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, आप कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे, तो इससे क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट इससे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि आप विद इन 30 सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, तो हम पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस चैप्टर पे 2 लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को मैं अपने इन 2 लेक्चर वीडियोस में कवर अप कर सकूं। हम कुछ न्यूमेरिकल भी टैकल करेंगे उसमें। अब हम बात करते हैं पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अच्छा जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका है क्या चीज़ है एक्चुअली। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका एक थ्योरेटिकल मॉडल आपका है, याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल मॉडल है। ठीक है जी, ये आपका थ्योरेटिकल मॉडल है किसी गैस के बिहेवियर को समझने के लिए। मतलब गैस के बिहेवियर को समझने के लिए एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट डेवलप किया गया था कि गैस ऐसा बिहेव क्यों करती है आपकी ये। तो दैट इज कॉल्ड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक यही मॉडल है गैस के बिहेवियर को समझने के लिए। बहुत सारे मॉडल है आपके गैस के बिहेवियर को समझने के लिए, बट उनमें सबसे ईजी आपका यही बनता है, सबसे ईजी रहता है आपका। बहुत ईजिली आप इसको है ना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और इसके जो आउटकम्स होते हैं बाद में हमने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया है इसको, ना केवल पहले बल्कि पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड रिजल्ट थे जिनके बेसिस पे केटीजी को डिज़ाइन किया गया आपका ये। फाइन। अच्छा जी, दूसरी बात आपका ये है, जो केटीजी में कहा गया है कि जो गैस है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और याद रखिएगा आप ये कि जो केटीजी थी ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले से चली आ रही है। केटीजी मतलब डाल्टन थे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स कॉल एटम से मिलकर बना होता है। मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर है वो बाद में आई, और उससे पहले से हम केटीजी में गैस को क्या मानते थे कि केटीजी में गैस को क्या मानते थे कि गैस इज मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बात समझ गए आप। तो आप समझ सकते हैं कि केटीजी अपने समय से कितने आगे रही होगी। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जो जिस साइंटिस्ट के लिए काम कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं गैसेस क्या होती हैं, उसके फिर हम आगे बढ़ेंगे जैसे से। ठीक है जी, हम पहले समझेंगे गैसेस क्या होती हैं और फिर देखेंगे जो आपका केटीजी का बैकग्राउंड किन लोगों ने तैयार किया, कौन कौन से लॉस थे जिन्होंने केटीजी का बैकग्राउंड तैयार किया, उन्हें हम कहते हैं गैस लॉस। क्या बोलते हैं हम, गैस लॉस कहते हैं। तो पहले गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर गैस लॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग केटीजी पे आएंगे। ठीक है जी, तो हम पहले बात करते हैं गैस की। गैस आपकी क्या चीज़ है, व्हाट इज गैस। तो देखो जी, आज के टाइम पे कहना बहुत आसान है कि गैस क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर लूजली बाउंड, जो कि बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं आपस में। कोई इनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होता आपका ये इन पार्टिकल्स का। आज के सिनेरियो में कहना आसान है क्योंकि हमें पता है कि सारी चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है, कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई कुछ चीज़ें। बट उस समय पे एटम और मॉलिक्यूल्स को एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ट्रीट किया जाता था। तो उस समय पे ये कहना कि कोई चीज़ जैसे कि गैस बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, समझ गए ना। तो फिर भी आज हम बात कर लेते हैं गैस आपको क्या होता है। इन जनरल वर्ड जो क्लास 9th में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, गैसेस आपके वो सब्सटेंसेस आपके होते हैं जिनका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना कोई फिक्स साइज होता है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है आपका ये। तो दो सब्सटेंसेस which don't have fixed shape, size or volume are known as gases। उन्हें हम गैस के बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं कहूँ जी अगर आपका ये एंड आपका आएगा यहाँ पे। अगर मैं कहूँ कि शेप और साइज तो फिक्स्ड नहीं है सब्सटेंस का, पर वॉल्यूम फिक्स है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लिक्विड्स। ठीक है जी। और मैं कहूँ तीनों फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, तो उन्हें बोलते हैं सॉलिड्स। और तीनों फिक्स नहीं है तो आपका गैस हो जाएगा आपका ये। ठीक है जी। तो ये आपकी एक डेफिनेशन है गैस की। बट एक अल्टरनेट डेफिनेशन आपकी और है, आप ये भी कह सकते हैं। तो गैस आपका क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंड पैकेट्स, लूजली बाउंड पार्टिकल्स, लूजली बाउंड पार्टिकल्स। और याद रखिएगा ये जो केटीजी है ये इसी कंसेप्ट का काम करती है कि जो गैस है बहुत ही सारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनी है। और ये वो भी कब, जब हम एटम का कंसेप्ट आया नहीं था। एटम का कंसेप्ट 1801 में आया डाल्टन के द्वारा, उससे पहले से ये आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है।
चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया गैस आपका क्या है। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि गैस लॉज के बारे में बात करेंगे। ये वो लॉज हैं जिन्होंने, ये वो लोग हैं और इनके लोगों के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम्स हैं उन्हीं को हम उन एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉज बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं अब गैस लॉज की। तो गैस लॉज आपका बेसिकली होता क्या है? गैस लॉज आपका जो होता है, कोई भी गैस होती है इसकी स्टेट को डिनोट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यही तो बताएंगे कोई गैस की स्टेट क्या है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, उसका क्या टेम्परेचर है। तो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं किसी भी गैस के, इनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड गैस लॉ, दैट इज कॉल्ड गैस लॉ। ठीक है जी, तो गैस लॉज आपके क्या होते हैं? दे आर द रिलेशंस, दे आर दी जनरलाइज्ड और यूनिवर्सल रिलेशंस, दे आर दी यूनिवर्सल relations for the relations between the state variables of the gas, state variable of the gas। गैस के जो स्टेट वेरिएबल है, पीवीटी, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, इनके बीच में जो रिलेशन है, अब मैंने इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में रिलेशन फॉलो हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, बाहर के ग्रहों में दूसरा रिलेशन, दूसरे तरीके से आपकी कैसे बिहेव करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई रिलेशन है तो हर जगह फॉलो होगा, सभी प्रेशर, सभी वॉल्यूम, सभी टेम्परेचर कंडीशन में फॉलो होना चाहिए, समझ रहे हो? तभी उन रिलेशंस को आप गैस लॉज बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी कि गैस लॉज आपके क्या होते हैं। तो हम गैस लॉ को वन बाय वन डील कर लेते हैं। तो उसमें पहला जो गैस लॉ आपका आया था दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ आपका आया था 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने आपका ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी भी गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट कर दें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का जो वॉल्यूम होता है, ये सॉरी गैस का जो प्रेशर होता है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो गैस का जो प्रेशर होगा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। तो ये किसने बोला? ये आपके रॉबर्ट बॉयल ने बोला। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, P इंटू वी आपको क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P इंटू वी आपको क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, बातें नहीं, ठीक है। तो P इंटू वी आपको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। P इंटू वी क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपका रॉबर्ट ने, वो बॉयल ने उसमें लॉ दिया आपका ये। ठीक है जी, तो दूसरा आपका जो गैस लॉ है वो है आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, तो चार्ल्स लॉ आपको क्या कहता है आपको भाई, चार्ल्स लॉ आपका इन्होंने दे तो दिया था 1780 में, बट इन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। अपना रिलेशन तो स्टैब्लिश कर दिया कि भैया ये रिलेशन होता है स्टेट वेरिएबल के बीच में, बट उसको पब्लिश नहीं किया। पब्लिश किसने किया? इनके कलीग क्या, इनके असिस्टेंट थे, इनके स्टूडेंट थे एक तरह से। 1802 में जाके उनके क्या बोलते हैं आपके चार्ल्स के गे लुजैक ने 1802 में इनके वर्क को पब्लिश किया, बट क्रेडिट किसको दिया, चार्ल्स को दिया। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। फाइन, तो चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में इन्होंने क्या बोला भाई, अगर हम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, अगर हम किसी भी गैस के चार्ल्स लॉ में अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, किसी गैस का अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का। कब? अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो मतलब जो V और T का जो रेशियो है, V और T का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, इसको आप क्या लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K मान लेते हैं इंटू T। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना है तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका जो प्रेशर कांस्टेंट होता है किसी गैस का, तो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो अब गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे उसका कुछ भी उसको एक्सपेंड करते हो या वो करते हो, कुछ भी करते हो आप गैस को, तो आप देखोगे उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो होगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा आपका, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर गैस के साथ कुछ भी करो। ठीक है जी, तो उसका V और T का रेशियो हमेशा आएगा, कांस्टेंट आपका आएगा। ये आपका रॉबर्ट बॉयल ने, ये आपका चार्ल्स लॉ आपका ये। ठीक, थर्ड आपका जो लॉ है दैट इज कॉल्ड गे लुजैक्स लॉ। गे लुजैक्स लॉ कब आया था ये? गे लुजैक्स लॉ ये आया था आपका 1802 में, 1802 में। ठीक है जी, याद रखना 1801 में आपके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आ चुकी थी। ठीक है जी, 1802 में आपके गे लुजैक ने अपना ये लॉ दिया। अब इसमें इन्होंने क्या लॉ दिया, इन्होंने क्या बोला, लीटर गैस A 2 लीटर थी,
है ना। गैस बी आपकी 3 लीटर थी, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 लीटर कोई दूसरी तीसरी गैस बन रही है, सी गैस बन रही है। तो ये आपस में जो इनका जो रेशो है कितना आएगा, 2:3:4 आएगा आपका ये, है ना। तो अगर गैस ए 2 लीटर लेते हैं आप, वो गैस बी 3 लीटर लेते हैं, उससे आपका 4 लीटर सी गैस बन रही है। तो फॉर दिस ए बी सी एंड गैस ये रेशो फिक्स रहेगा, 2:3:4 रहेगा। आप कहीं से भी बना लो, कहीं से भी ये गैस पिक कर लो, कहीं से भी ये गैस उठा लो, इन दोनों गैस को जब भी रिएक्ट करोगे तो जब भी इनमें से गैस सी बनेगी, सी गैस बनेगी ये, तो इनमें जो इनका वॉल्यूम का जो आप रेशो निकालेंगे, जिन रेशो में आपने इन दोनों गैस को मिलाया और जिस रेशो में गैस आपकी बन रही है, ये रेशो हमेशा यही आएगा। तो कहने मतलब क्या है, जो जितनी भी गैसेस होती है वो फिक्स्ड होल नंबर रेशोज बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करती है, और उसी फिक्स्ड रेशो में वो बाय वॉल्यूम, उसी फिक्स्ड रेशो बाय वॉल्यूम में वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं, आपकी गैसेस भी जनरेट होती हैं आपकी ये, ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हैं गैस लुजेक, तो आप कह सकते हैं इसमें जो गैसेस जो कंबाइन होती हैं या गैसेस जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो दे डू सो इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। तो गे लुजेक लॉ में आप क्या 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 कह सकते हैं, गैसेस कंबाइंस और प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन ए फिक्स्ड, याद रखना फिक्स्ड होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होंगे वॉल्यूम के। और उसी जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, गे लुजेक लॉ को समझने के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन एक गैस है, आपका ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों कंबाइन होते हैं और H2O आपकी H2O की वेपर बनती है, पानी की वेपर बनती है। तो कैसे समझेंगे आप लोग, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, H2 + O2 गिव्स यू H2O। इसको अगर बैलेंस करते हैं आप लोग तो बैलेंस में आप क्या लिखेंगे, इसको 2 ये बैलेंस हो गया आपका ये। तो आप कहेंगे कि 2 लीटर आपने हाइड्रोजन गैस कितनी ली, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है 1 लीटर, क्योंकि आगे 1 है, 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना रही है, 2 लीटर वाटर बन रहा है, 2 लीटर वाटर वेपर बन रही है, ठीक है जी। मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं 2:1 में। और जो वाटर का जो वेपर बन रही है वो कितना बन रहा है, 2 लीटर बन रहा है। तो इनका जो रेशो है 2:1:2 आपका आएगा। तो आप वाटर को कहीं पे भी बना लो, दुनिया में किसी कोने में बना लो, दुनिया के किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में आप वाटर बनाओगे तो वो बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा, और उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसी रेशो में रिएक्ट करेंगी, और जो वाटर जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम, जो उन तीनों का जो वॉल्यूम का रेशो आएगा वो आपका यही आएगा आपका ये। तो दैट्स व्हाट द गे-लुजेक लॉ इज ऑल अबाउट, ठीक है जी। ये आपका 1802 में आया था। इसके बाद आपका हम बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो चौथा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि किसी भी गैस का जो, अगर कोई सी भी आप गैस ले लीजिए, अगर मैं कहता हूँ मैं कोई से 2 गैस ले लीजिए आप, ठीक है जी, कोई से 2 गैस ले लीजिए, उनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखिए, टेम्परेचर प्रेशर उनका सेम रखिए। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर दो या 2 से जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी उनमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको काउंट करने को मिलेंगे, उनका वॉल्यूम सेम होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है भाई कि एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर 2 गैसेस का सेम है, ऑफ फॉर अ गैस the volume of a gas is fixed, मतलब मैं कहता हूँ कि 1 atm प्रेशर पे और
क्या बोलते हैं 1 atm के प्रेशर पर और 273 केल्विन जो आपका टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर अगर किसी गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होना चाहिए, तो आप देखोगे सभी गैस का, वेदर इट इज़ हाइड्रोजन वेदर इट इज़ ऑक्सीजन, अगर आप उनका प्रेशर और टेम्परेचर यही सेट कर दोगे तो सबका वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर ही आएगा। चाहे आप हीलियम गैस लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन गैस लीजिए, चाहे आप सल्फर गैस लीजिए, कोई सी भी गैस ले लीजिए आप ये, ठीक है जी। बट कंडीशन इज वो आपकी गैस आइडियल होनी चाहिए, आइडियल के आसपास होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जितने भी ये कंसेप्ट आपको दिए गए थे ये आइडियल गैसेस के लिए दिए गए थे। अब आइडियल गैस क्या होती है उसको हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी, ठीक है जी। तो जितने भी आपके ये लॉज हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गैसेस आपकी क्या होती हैं, और गैसेस से क्या होते हैं, गैसेस से जो आपके वेरियस आपके गैसेस के रिगार्डिंग जो आपके वेरियस लॉज हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे आपके, ठीक है जी। थोड़ा सा एक बार आप टाइमलाइन अगर दिमाग में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा स्टडी करना, चाहे साइंस की स्टडी करना थोड़ा आसान रहेगा। अब आप लोग कहते हैं कि टाइम तो पूछा नहीं जाता, बट फिर भी जो चीज़ अगर जैसे हुई है, अगर आपको वो चीज़ टाइमलाइन दिमाग में रहती है तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आपको आते हैं, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके टाइमलाइन मैंने आपकी लिखी है ये टाइमलाइन आपके दिमाग में रहे, ठीक। अब हम आते हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, ठीक है जी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वो क्या है, मैंने आपको बताया था ये आपका एक थ्योरेटिकल मॉडल है। अभी तक जो भी आपने गैस लॉस पढ़े थे, ये सब आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट से आपके ये आउटकम आपके आए थे। पर अब जो आप पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये आपका एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट किसके लिए, टू स्टडी एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ गैस। तो गैस के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए जो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको दिया गया था, इसी हम क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं आपका ये, फाइन। तो मेरे ख्याल से अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है भैया, ये आपका बेस्ड है मॉलिक्यूलर स्टडी या मॉलिक्यूलर कंसेप्ट ऑफ गैस बेस्ड आपका ये। तो मतलब इसमें हम क्या मानेंगे भैया, इसमें हम सपोज करेंगे कि जो गैस होती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है आपकी ये, ठीक। तो आप इसमें क्या सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ गैस, ये गैस के पार्टिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है जी। हम इसमें क्या मानेंगे, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उस तरह को उसकी बिहेव करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, देखो सॉलिड की स्टडी करना बहुत आसान है, ये मेरे पास कोई सॉलिड है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर में मैं आप फोर्स लगा रहा हूँ तो डजंट मैटर, ये पूरा डस्टर एक साथ शिफ्ट होगा, आपका है ना, एक साथ शिफ्ट होगा। तो इस फोर्स को या तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास पे ट्रीट कर लूँ, ठीक है जी, सेंटर की ये फोर्स आपका सेंटर मास पे क्या बोलते हैं लग रहा है आपका ये फोर्स, और उस सेंटर मास पे लग रहा है, तो फिर ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। बट गैसेस के केस में आपका ऐसा नहीं है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि गैसेस आपको पता है कि इतनी रिजिड होती नहीं इनफैक्ट, ठीक है जी। तो वो अलग तरीके से आपकी बिहेव करेंगी आपकी, तो वो कैसे बिहेव करेंगी इसको समझने के लिए, क्योंकि सॉलिड के लिए तो बहुत आसान है, आप देख रहे हो कि मैंने फोर्स लगाया, कुछ भी करो आप, मतलब सॉलिड का बिहेवियर कैसे होगा आप इसका समझना आसान है। मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, ये कितना ट्विस्ट होगा, कैसे होगा, इसको समझना बहुत आसान है। पर गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। गैसेस कैसे स्टडी करें भाई, गैसेस स्टडी कैसे करें, कोई फोर्स लगाएं तो कहाँ पे लगाएं, क्या उसका सेंटर ऑफ मास माने, क्या सेंटर मास माने भी कि नहीं माने इसका गैस का, समझ रहे हो। तो ये बहुत कंफ्यूजन थी, तो गैसेस की स्टडी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी। तो गैसेस की स्टडी के रिगार्डिंग आपकी ये थ्योरी आपकी आई थी। इसमें हमने क्या बोला भाई कि गैस है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है आपकी ये गैस। और इन पार्टिकल्स की इंडिविजुअल स्टडी कर लो, इन पार्टिकल्स को अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी कर लो, और इंडिविजुअल स्टडी करके पूरा आप उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद जो भी रिजल्ट आपके फाइनल आउटकम आते हैं, दैट फाइनल आउटकम विल बी फॉर द एंटायर गैस, वो पूरी गैस के लिए माने जाएंगे। मतलब आप इस थ्योरेटिकल मॉडल में आप गैस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, पार्टिकल टू पार्टिकल स्टडी करेंगे, मतलब बिल्कुल पार्टिकल को पकड़ पकड़ स्टडी करेंगे, और उन माइक्रोस्कोप स्टडीज के बेसिस पर आप उस गैस की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं भैया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं, कौन कौन सी आपकी होती हैं, एक तो होती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी वगैरह, ये सब आपकी उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आपकी होती हैं,
ठीक है जी। ना केवल इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं गैस की, बल्कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें आपका हो गया जैसे कि कंडक्टिविटी, गैस की कंडक्टिविटी, आपका डिफ्यूजन ऑफ द गैस, गैस किसी छोटे से ओरिफाइस से आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है ना। तो इन सब आपके जो ट्रांजिटिव, जहाँ पे मोशन आपका इन्वॉल्व होता है, विस्कोसिटी वगैरह हो गया गैसेस के, है ना, तो इन ट्रांजिटिव आपके जो प्रॉपर्टीज़ है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो बाय स्टडिंग द माइक्रोस्कोपिक, बाय स्टडिंग द गैस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो गैस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करके हम उसकी पूरी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उसके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि काइनेटिक मॉडल आपका, हम कहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल पार्टिकल टू पार्टिकल स्टडी करेंगे, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। क्या करोगे उस पूरे एज ए एक रिजिड बॉडी आप सपोज कर नहीं सकते गैस को कि क्या, समझे ना। तो आपको पार्टिकल्स के तौर पे स्टडी करना पड़ेगा आपको गैस को। ठीक, तो इसमें हम लोग घुस लेते हैं पहले। तो आप इसमें एक चीज़ और मेंशन कर लेंगे, तो इट इज़ द इन दिस मोड ऑफ स्टडी ऑफ गैस, gases are studied at microscopic level, in order to understand their macroscopic properties में कौन कौन सी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया, है ना, एंट्रोपी एट्सेट्रा, उनकी डिफरेंट, है ना, एनर्जी स्टेट्स आपके। एक तो आप उसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी को एक्सप्लेन कर पाओगे, एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, प्रॉपर्टीज़। और इनकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है भाई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इनकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके आते हैं वो कौन कौन सी आती है, कंडक्टिविटी इनकी आती है, हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। इनका आता है डिफ्यूजन आपका आता है, और विस्कोसिटी आती है इनकी, है ना, विस्कोसिटी के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ चुके होंगे। तो ये इनके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो गैसेस को बिल्कुल पार्टिकल लेवल में स्टडी करके, आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, दैट्स वाई केटीजी थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो मेरे ख्याल से केटीजी को थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि केटीजी हम क्या करने वाले हैं। केटीजी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही अंदर घुस के पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ही मतलब पार्टिकल लेवल में जाके एक एक एटम को स्टडी, एक एक एटम कैसा बिहेव करता है उसको इमेजिन करके वो सारी चीज़ें मैं स्टडी करने वाले हैं। बट इससे पहले हम लोग कुछ आगे बढ़े, आपका मैं बता दूं, आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये आपके आइडियल गैस के मॉडल पे काम करता है, मतलब जो चीज़ें आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल हैं वही चीज़ें आपकी यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे। ठीक है जी। तो क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, तो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस क्या है, ठीक है जी। पहला इंपॉर्टेंट एजम्पशन आपको क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये केवल आइडियल गैस के लिए हम लोग उसको मानेंगे। तो आप इसमें पहला एजम्पशन क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेज ओनली, आइडियल गैसेज ओनली, और आइडियल गैसेज आपको बताइए क्या होती है। ठीक है जी, ये आप एजम्पशन मत मानिए इसको, ये केवल एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेज ओनली, केवल आइडियल गैसेज के लिए हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका जो पहला कंसेप्ट है वो क्या कहता है आपका, ये वो आपको कहता है कि जो मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, जो है ना, पहले तो बात तो आपकी ये है कि आप इसमें ये बोलेंगे इन दिस मॉडल वी ट्रीट, हम लोग ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट गैस एज दी क्या, कलेक्शन ऑफ large number of particles, collection of large number of loosely bound क्या, particles। ठीक है जी, इनसे मिलकर बनी हुई आपकी है। इसका जो पहली बार जो आपका कि गैस आपका पार्टिकल से मिलकर बनी हो सकती है, ये पहली बार ऐसा कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपको दिया था बर्नौली ने, डैनियल बर्नौली ने दिया था ये 1738 में। ठीक है जी।
तो ये याद रखेंगे आप ये। तो 1738 में डैनियल बर्नौली ने पहली बार ऐसा कुछ एज्यूम किया था कि गैसेस आपको पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पहली बार जो डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में, वो डैनियल बर्नौली ने किया था 1738 में। तो तब से आपकी केटीजी में काम चल रहा है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया कि एप्लीकेबल टू आइडियल, ये केटीजी आपकी आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, और इसमें हम एज्यूम करेंगे कि जो आपकी गैस है लार्ज नंबर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई आपकी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। पहला एजम्पशन इसका क्या है कि जो इन पार्टिकल्स का जो साइज होगा, पार्टिकल का जो साइज होगा वो क्या होगा भाई, पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम। तो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा, इन पार्टिकल्स का साइज या वॉल्यूम में कहूँ इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा भैया, जिस कंटेनर में गैस रखी उस कंटेनर का वॉल्यूम ही तो आपका गैस का वॉल्यूम होगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी आवाज नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी आवाज नहीं, एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ एंटायर गैस। तो पूरे गैस के वॉल्यूम के आगे ये नेग्लिजिबल आप ले सकते हैं, किसका, पार्टिकल्स के, जो आपकी गैस के पार्टिकल है इनका वॉल्यूम, ठीक है जी। पहला आपका कंसेप्ट आपका ये है, पहला एजम्पशन आपका ये है, ठीक। दूसरा आपका क्या है, ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन में होते हैं। दैट जिगजैग मोशन ऑफ दिस रैंडम एंड जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है जी। तो these particles are in random zigzag motion, zigzag motion में होते हैं, zigzag रैंडम zigzag motion में होते हैं। इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, में मोशन में होंगे। और आपको बताया ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग, या वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, या फिर आप कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, ठीक है जी। तो कोलिजन, तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, तो थर्ड आपका क्या है, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड with each other and with the container wall, और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, ठीक है जी। कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे ड्यूरिंग देयर मोशन, और इन दिस वे दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल। इन दिस वे दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स। तो कंटेनर वॉल में क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपके ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके जो कोलिजन होते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं आपका ये ड्यूरिंग कोलिजन। ये आपके जो कोलिजन होते हैं, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपके होते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके होंगे वर्क एनर्जी पावर में, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये आपके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज़ आपका मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहता है आपका ये, ठीक है। तो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपका ये, अच्छा जी, अब जो ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं डालेंगे, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव फोर्स हो। दीज पार्टिकल्स डू नॉट exert any kind of force on each other, एक दूसरे को किसी प्रकार का फोर्स नहीं डालेंगे। ये तभी फोर्स डालेंगे जब ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, उसके अलावा कभी एक दूसरे को फोर्स नहीं डालते ये पार्टिकल्स। फाइन, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर ये तो एक दूसरे को फोर्स नहीं डाल रहे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी आपकी ये,
हैंस इन दिस वे दे हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, जहाँ फोर्सेज होते हैं, जहाँ फोर्सेज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, वहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपका आता है। तो यहाँ पर तो फोर्सेज डाल ही नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे इन पार्टिकल्स के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इन दिस वे these particles do not possess what? Do not possess potential energy, do not possess potential energy। ठीक है जी। सिक्स्थ का आपका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपका क्या है कि दे पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये इनके पास केवल केवल कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। तो इनकी जो टोटल एनर्जी होती है, देयर टोटल एनर्जी, इनकी जो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, याद रखना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होगी इनके पास, है ना। अच्छा जी, जब भी ये कोलाइड करते हैं तो टाइम ऑफ कोलिजन होता है, जिस दौरान ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू देयर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी। तो 7 आपका क्या है, देयर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉलिजन, है ना। कॉलिजन के दौरान तो कॉन्टैक्ट में आएंगे दो पार्टिकल्स, देयर या कंटेनर के साथ जो कॉन्टैक्ट टाइम है इनका जब ड्यूरिंग कॉलिजन। ठीक है जी। देयर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉलिजन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपकी आ रही है, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर। ये पार्टिकल था, ये अभी यहाँ कोलाइड कर गया, दूसरी जगह कोलाइड करा, तो मतलब ये एक बार कोलाइड कर गया और दूसरे कोलिजन में पहले तो ये इसका कोई कोलिजन नहीं होगा ना, पहले एक बार कोलाइड कर गया तो दूसरे कोलिजन में पहले तो इसका कोई कोलिजन नहीं होगा। तो ये आपका रिलेशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम लैप्स होता है, ये वो समय होता है जिस दौरान जो पार्टिकल होता है वो बिना किसी कोलिजन के फ्रीली मूव करता है। क्या करता है? फ्रीली मूव करता है, विदाउट एनी कोलिजन वो फ्रीली मूव करता है। समझ रहे हो? तो मतलब एक कोलिजन हुआ, उसके बाद जो दूसरा कोलिजन होगा उनके बीच का जो टाइम लैप्स होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन टाइम। तो रिलेशन टाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग कि ये आपका क्या होता है, टाइम लैप्स या टाइम पीरियड बिटवीन दी टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल के एक के बाद एक होने वाले कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है जिस दौरान वो किसी और वो फ्रीली मूव कर रहा है, बिना किसी से टकराए, बिना किसी से कोलाइड किए, तो दैट टाइम लैप्स, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड रिलेशन टाइम। समझ रहे हो? तो जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जिस दौरान वो कोलाइड कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी कोलाइड करते हैं, बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि चिपके रहते हैं थोड़ी देर तक आपके वो, तो उनका जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू देयर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है जो आपका इंपॉर्टेंट 8th आपका जो पोस्टुलेट है 8, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब आपका अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो आप बोलते कि भाई सारे के सारे तो पार्टिकल नीचे की तरफ सेट हो गए, तो नीचे डेंसिटी ज़्यादा होती, गैस के ऊपर डेंसिटी कम होती। बट हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट इन पार्टिकल्स पर नहीं होगा, तो आपकी जो गैस की डेंसिटी होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी लेंगे। दैट इज गैस हैज़ दी यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो पूरे वॉल्यूम में इनकी जो डेंसिटी होती है हम उसको यूनिफॉर्म लेंगे थ्रू आउट दी वॉल्यूम। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक इंपॉर्टेंट आपका जो पोस्टुलेट है कि आपकी जो गैस है इट मस्ट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जो गैस लॉ हमने पढ़े थे आपके, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुजेक लॉ, अगर मैं उसको कंबाइन कर दूंगा तब जो एक फाइनल इक्वेशन आपकी बन के आती है दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपके 9th वो क्या है, these gas particles must obey ideal gas equation। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप गौर से देखेंगे तो आइडियल गैस के जो एजम्पशंस होते हैं, आइडियल गैस को सपोज करने के लिए जो हम चीज़ें एज्यूम करते हैं वही तो आपके केटीजी में आ रही सारी चीज़ें।
तो आइडियल गैस के एजम्पशन और केटीजी के जो एजम्पशन है दोनों सेम है आपके, समझ गए ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो आपकी केटीजी थी वो आपकी आइडियल गैसेस के लिए लेके आई गई थी आपकी ये, ठीक है जी। तो ये था आपका केटीजी। तो केटीजी में हमने गैसेस को कैसे ट्रीट किया है, हमने कहा है कि अच्छा जी गैसेस आपके लार्ज नंबर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी बात आपकी ये आपकी पहली बार जो पार्टिकल थ्योरी है किसने कॉइन की थी, डैनियल बर्नौली ने 1738 में कॉइन कर दी थी, 1738 याद रखिए। 1801 में अभी एटम का कंसेप्ट कॉइन हुआ नहीं है। हालांकि लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी मैटर को अभी भी जानते हैं, 1738 की बात कर रहा हूँ, 1738 में भी लोग जानते थे कि एटम को किसी मैटर को अगर आप ब्रेक करते रहेंगे तो एक अल्टीमेट स्टेट ऐसी रीच होगी जब उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। मतलब किसी मैटर की एक फंडामेंटल स्टेट होती है, उस फंडामेंटल स्टेट को आप पार्टिकल बोलो, एटम बोलो, समझ गए ना। पर 1738 में अभी ऑफिशियली हमने उसको डिफाइन नहीं किया था एटम को। तो उस समय आपके जो बर्नौली थे उन्होंने क्या बोलते हैं आपकी पार्टिकल थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं गैस फॉरवर्ड की थी, और उसी को सब लोग एनहांस करते रहे, चाहे आपके चार्ल्स थे या फिर जो भी आपके बाद में आपके केमिस्ट आए, फिजिस्ट आए, ठीक है जी। तो उसी से 1738 से जो डैनियल बर्नौली ने पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस दी, उसी से आपकी केटीजी का जन्म हुआ, ठीक है जी। तो याद रखिए केटीजी आपकी एटॉमिक जो थ्योरी है डाल्टन से पहले से है, मतलब हम इसमें पहले से ही मान के चल रहे हैं केटीजी में कि आपकी जो गैस है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब हम इन पार्टिकल्स की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे भैया कोई किसी गैस का प्रेशर कितना होता है, ठीक है जी, किसी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, उनके गैस के क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स जो होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स की हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सारी स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है जी। तो कल का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा, नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका कि क्या बोलते हैं इन 2 लेक्चर्स में आपको पूरी केटीजी आपकी रैपअप हो जाए आपकी, ताकि आपको कोई कोई क्वेश्चन आपका इन टॉपिक से रिगार्डिंग आपका आता है तो आपको इजीली टैकल कर सकें, ठीक है जी। ओके।